बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था, अब उसी की कंटिन्यूटी में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था। जैसे कि हमारे पास था डेरिवेशन ऑफ द गैस, उसको हम आज देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ गैस लास्ट बेसिकली है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो दूसरा टॉपिक होगा वो आज इंटरनल एनर्जी का है, और लास्ट एक छोटा सा हमारे पास कंसेप्ट है वो हीट एंड वर्क का है। सबसे पहले अगर हम गैस लॉज की बात करें तो डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, ये दोनों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे हमसे पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव बॉयल्स लॉ, तो ये हमने याद रखना है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव चार्ल्स लॉ। स्टेटमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखी, आप उसको खुद से लिख लेंगे, आपने ऑलरेडी वो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ भी है, आपको बुक से भी वो चीज़ मिल जाएगी। तो बॉयल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रखें, तो फिर हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इन दोनों का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन मौजूद है। तो हम इसी को स्टेटमेंट लिखेंगे कि कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। Now when temperature is constant, तो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो when temperature is constant, तो अंडरस्टूड है काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। ये इक्वेशन आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, P = 2/3 N/V into काइनेटिक एनर्जी। नाउ यहाँ अगर हम एक चीज़ देखें कि 2/3 हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट है। दिस फैक्टर इज कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर भी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के कांस्टेंट कर दिया। तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ये जो पूरे फैक्टर यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा फैक्टर हमारे पास अब क्या बन चुका है, कांस्टेंट। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट ख़त्म करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो इनवर्स रिलेशन आ गया। और अगर हम P को और V को मल्टीप्लाई कर दें तो PV = कांस्टेंट, PV = कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ का प्रूफ आ गया, डेफिनेशन भी हमने देख ली। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। अगेन उसी तरह वही इक्वेशन, P = 2/3 N/V into काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, V को हम इधर ले जाते हैं ऑन लेफ्ट साइड और P को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपको जैसे फैक्टर नज़र आ रहा है, 2/3 कांस्टेंट, NB कांस्टेंट, PB कांस्टेंट। तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास, ये जो सर्कल में हमारे पास है, दिस फैक्टर बिकम्स कांस्टेंट। और ये फैक्टर अगर कांस्टेंट हो गया तो V और काइनेटिक एनर्जी का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अब हम ये ड्राइव कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अब V और काइनेटिक एनर्जी का भी डायरेक्ट, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का भी डायरेक्ट, तो इन दोनों का हम आपस में रिलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों का भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, यही हमने प्रूव करना था। अब इसको अगर हम इस साइड पे लेके आए, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, इनकी जो रेशो है वो हमारे पास कांस्टेंट आ गई। ये हमारे पास प्रूव हो गया। दो हमने गैस लॉज को प्रूव कर दिया, वन इज बॉयल्स लॉ एंड अदर वन इज चार्ल्स लॉ। दोनों हमने याद रखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है 11.2 11.3, वो एक टॉपिक है हमारे पास इंटरनल एनर्जी का, और दूसरा टॉपिक है हीट एंड वर्क का। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, इसको हम पहली बात U से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी है सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। Sum of all forms of molecular energy of the substance is known as internal energy. एक गैस के पास जितनी भी किस्म की एनर्जीज हैं, एक सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जीज हैं, उन सबको ऐड कर दें तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पास नॉर्मली दो एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो इट मीन्स अगर हम इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस की बात करें तो दैट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों का सम होगी तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास होगी। अच्छा, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है आइडियल गैस में, तो आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी।
तो आइडियल गैस के पास अगर कोई एनर्जी होगी यानी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, तो दैट विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो आइडियल गैस के पास सिर्फ होगी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ एक मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट विल बी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हमारे पास आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी आ गई, इंटरनल एनर्जी भी आ गई। अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ऑल काइंड्स ऑफ मोशंस होती हैं। तो उनके पास अगर हम बात करें एनर्जीज की, तो उनके पास काइनेटिक की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी उनके पास मौजूद होगी। तो ये रियल गैस की है, ये आपकी बुक की साइड पर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इसको रीडिंग कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आइडियल गैस के पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हमने इससे पिछले टॉपिक में देखा था दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर हम चेंज करना चाहते हैं इंटरनल एनर्जी को, तो हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये तो हो गया इंटरनल एनर्जी का बेसिक आइडिया। फिर हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। अगर हमने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है, बाय एडिंग हीट, यानी अगर हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं विच आर इन रैंडम मोशन, तो अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दूं, क्यू इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट, हीट प्रोवाइड करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, हाउ कैन वी चेंज द इंटरनल एनर्जी? इन ऑर्डर टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, आप हीट को ऐड करके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हीट को रिमूव कर दें, हीट रिमूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया बाय एडिंग और रिमूविंग हीट। दूसरा है बाय डूइंग वर्क। अब यही सिलेंडर है, आप इसके ऊपर वर्क करें, आप सिस्टम को कंप्रेस करना शुरू कर दें। जब आप सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। या आप सिस्टम को एक्सपेंड करना शुरू कर दें, सिलेंडर को अलाउ करें कि वो एक्सपेंड हो, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, रेट ऑफ कोलिजन कम होगा, गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो कम कोलाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, बाय चेंजिंग हीट एंड बाय डूइंग वर्क। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, जब अपने हाथों को रब कर रहे होते हैं, सर्दियां हैं, आप अपने हाथों को रब करते होंगे, तो उस वक्त आप अपने हाथों की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं बाय डूइंग वर्क, और फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथों की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हमारे पास बेसिक आइडिया आ गया इंटरनल एनर्जी का। पहले दो पैराग्राफ में हमारी ये डिस्कशन है। लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे देखें जी, ये हमारा एक सिस्टम है, ये आपकी बुक का ग्राफ है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। इनिशियली प्रेशर PA है, वॉल्यूम VA है, टेम्परेचर TA है। हम उसको चेंज करना चाहते हैं, सिस्टम की कंडीशन PB करना चाहते हैं, प्रेशर VB करना चाहते हैं, वॉल्यूम TB करना चाहते हैं, टेम्परेचर। तो दो मेथड्स अवेलेबल हैं, one path is C1 and second path is C2. Now two paths are totally different to each other. यहाँ आप फाइनल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये फाइनल कंडीशन सेम है, इनिशियल भी सेम है, दोनों के पाथ फॉलो डिफरेंट है। लेकिन हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ इंटरनल एनर्जी है U1, यहाँ इंटरनल एनर्जी है U2। इन दोनों आप पाथ को देखेंगे तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी सेम होगी, यानी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी U1 है, आप इस पाथ तक पहुँचते हैं, अब C1 पाथ को फॉलो किया तो भी इंटरनल एनर्जी U2 होगी, C2 को फॉलो करें तब भी इंटरनल एनर्जी U2 ही होगी। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। ये हमने याद रखना है।
और अगर मैं इसको साइक्लिक प्रोसेस कंसिडर कर लूँ, यानी ए से बी तक गए, ये हमारा ए पॉइंट है, ए से कहाँ तक गए, बी तक, और फिर वापस आ गए, तो अब देखें हम दोबारा ए पर आ गए, तो इट्स अ साइक्लिक। साइक्लिक मतलब जिसमें आप दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंच जाए। तो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी U1 थी, फिर भी U1 ही रहेगी। सो व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ हमने याद रखनी है। आपकी बुक के अपना लास्ट अगर लाइन देखें, 2-3 लाइनें, तो वहाँ आपको बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपने कितना वर्क किया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह इस सिलेंडर की इंटरनल एनर्जी इनिशियली कितनी थी वो मैटर नहीं करती, या इंटरनल एनर्जी U1 कितनी थी वो मैटर नहीं करती। भाई आपने जितना वर्क किया, जितना आपने चेंज प्रोड्यूस करके U2 कर दिया, नाउ दिस चेंज U2 minus U1 is important. U1 is not important, U2 is not important. What is important? Change in internal energy, that is important. तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक आइडियाज हैं, एमसीक्यू शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने याद रखने हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो हीट और वर्क है। शुरू की लाइन में आपको बताया गया है कि बोथ हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट मीन एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब क्या है, हीट ऐड करें तो आपके सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाती है ना। अब जैसे मैंने कहा हीट ऐड की तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। भाई हमने ये भी पढ़ा है, वर्क करें तो भी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ नहीं जाती, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो बोथ ट्रांसफर्स एनर्जी, सो बोथ आर इक्विवेलेंट। हीट को हम पहले भी देख चुके हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी मेजर्ड इन जूल्स। आगे हम स्पेसिफिक और लेटेंट हीट, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, वो आगे जाके देखेंगे। Q इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। अब यहीं फर्स्ट पैराग्राफ में एक और चीज़ आपको बताई गई है, जो यहाँ मैंने डायग्राम बुक की ही यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, कि अगर आप सिस्टम में हीट को ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो याद रखनी है। हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, प्लस Q से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप सिस्टम में से हीट को रिमूव करेंगे तो हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, माइनस Q से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा डिफरेंट है केमिस्ट्री से, आपने पढ़ा होगा, उसकी रीजन भी है, वो मैं एंड पे बताता हूँ। इसको देखें जी, ये हमारे पास वर्क है। वर्क अब यहाँ अगर हम देखें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब है कंप्रेशन। जब आप गैस सिलेंडर को कंप्रेस करेंगे तो दैट इज नेगेटिव। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद एक सराउंडिंग पर वर्क करे, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन, आपने बाहर से कोई फोर्स लगाई, दैट वर्क इज नेगेटिव। आपने सिस्टम को अलाउ किया कि वो एक्सपेंड करे, सिलेंडर को अलाउ किया, उसे पिस्टन से वेट को रिमूव कर दिया, अलाउ किया एक्सपेंड हो, तो दैट वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये दो चीजें याद रखनी है, हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। ये सारी डिटेल आपको अपने फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगी। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज वर्क। अब वर्क को हम जैसे वर्क का फार्मूला W से ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमने F.D पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ भी एक वर्क है जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो स्टेटमेंट तो सिंपली यही होगी कि ये आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के जो वॉल्यूम चेंज का जो प्रोडक्ट है वो हमें वर्क देता है। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के रिलेशन को हम ड्राइव करते हैं। वर्क हमेशा होगा जब पिस्टन मूव करेगा। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं विच आर इन रैंडम मोशन। ये मॉलिक्यूल्स जाके क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन की सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पिस्टन मौजूद है, वेट मौजूद है जो इसको अलाउ नहीं कर रहा कि ये एक्सपेंड हो सके। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक होगी बात। फिर हमने क्या किया, इसमें हीट ऐड करना शुरू कर दी। सिस्टम में हमने हीट ऐड करना शुरू कर दी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उन्होंने ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई, जिसके नतीजे में पिस्टन जो है, पिस्टन ऊपर एक वेट जो था वो जो है वो मूव करता हुआ इनिशियल से ये नई फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया। इसका मतलब है आपने हीट ऐड की तो सिस्टम ने क्या परफॉर्म किया, एक्सपेंड हुआ, सिस्टम ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F। तो आपके सिस्टम ने क्या परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म किया। वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू F D। यहाँ हमें F को हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। प्रेशर किसकी इक्वल होता है,
फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो F की जगह P आ गया, एरिया की जगह A आ गया। P इज द प्रेशर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हमारे पास डेल वाई आ गया, इनिशियल से फाइनल तक जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, A डेल V। नाउ अगर आप देखें तो A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल वाई इज द जो आपके पास है डिस्टेंस। तो हम अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ के इक्वल। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सर्कुलर सिलेंडर है, डेल वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो A डेल वाई हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। A डेल वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम, A इज द एरिया, डेल वाई क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस है तो ये चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि ड्राइव रिलेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क या स्टेट एंड प्रूफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो ये उसकी डेरिवेशन आपने ये मेंशन करनी है। तो W इज इक्वल टू P डेल V, दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। अब जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रा किया था, यहाँ भी उसी तरह हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिसको हम कुछ यूं रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ इसको हमने ड्रा किया हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, जिसको यहाँ पर मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो यहाँ अगर आप देखें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास है वॉल्यूम, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास मौजूद है जी वॉल्यूम, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास है प्रेशर। नाउ ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, यहाँ हमने कांस्टेंट प्रेशर लेके चलना है। प्रेशर क्या लेके चलना है, कांस्टेंट। तो इनिशियल वॉल्यूम है V1 और हमने उसको बढ़ा के क्या कर दिया, V2 कर दिया। तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ से बनी। दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट दी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, तो ये एक रीजन हमारे पास आ गया जो हमारा एरिया अंडर द ग्राफ है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये इनिशियल पोजीशन V1 पर हमारी गैस मौजूद थी, उस वक्त प्रेशर P था। हमने वॉल्यूम बढ़ा के V2 कर दिया, बट प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहाँ से ग्राफ बना एक स्ट्रेट लाइन, और ये उसका एरिया अंडर द ग्राफ आ चुका है। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व हमें वर्क डन देता है। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमें क्या देगा, वर्क डन। इसका अगर मैं छोटा सा प्रूफ देखूं तो एरिया अंडर PV ग्राफ, एरिया अंडर PV ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ये नजर आ रही है आपको, ये ABCD हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ अगर हम लूं तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर ही लेंथ को शो कर रहा है, और विड्थ क्या होगा, V2 माइनस V1। तो विड्थ रिप्रेजेंट द चेंज इन वॉल्यूम, तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू, या एरिया अंडर द PV ग्राफ इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और एरिया अंडर द ग्राफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम किसकी इक्वल है, वर्क डन के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देगा, वो हमें देगा वर्क डन के इक्वल आएगा। ये एक प्रूफ आ गया। ये एक हमने छोटा सा एक प्रूफ देखा, जो हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एक रिलेशन ड्राइव किया, एक ग्राफ ड्रा करना है, याद रखना है। ये चंद पॉइंट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको अपनी बुक की लास्ट लाइन जो मिलेगी, लास्ट 2 लाइंस, वहाँ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स मिलेंगे। अब हम समझ चुके हैं हीट क्या है, हम समझ चुके हैं कि ये किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हमने स्टार्ट में कहा था कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम वो लॉज हैं जो हमें इस कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल विच डील्स विद हीट एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन टू मैकेनिकल एनर्जी, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उन लॉज को हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हैं। इनकी 2 लॉज हमारे कोर्स में हैं, हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास टॉपिक थे, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हीट एंड वर्क इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।